हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज़ ऑफ फिल्टर सर्किट इन रेक्टिफायर्स के अंतर्गत कैपेसिटर फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टर फ़िल्टर के बारे में स्टडी की थी। ओके, फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को पास करने देता है और अनडिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को रोकता है। इसका फर्स्ट टाइप इंडक्टर फ़िल्टर हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर फ़िल्टर। कैपेसिटर फ़िल्टर में एक कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है ताकि एसी कंपोनेंट को एलिमिनेट किया जा सके। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होगा? AC प्लस DC दोनों कंपोनेंट उसके आउटपुट में है। जो कैपेसिटर हमने यूज़ किया है वो इस AC कंपोनेंट को एलिमिनेट करने का काम करेगा ताकि लोड रेजिस्टेंस पर केवल DC कंपोनेंट आपको मिले। ठीक है। अब कैपेसिटर हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है कि इसकी रिएक्टेंस लोड रेजिस्टेंस से बहुत कम है। ठीक है। ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस को हम कैसे दिखा रहे हैं? XC। ठीक है। XC की वैल्यू वेरी लेस देन RL, लोड रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू कम है। XC हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है? XC इक्वल्स टू 1/ω0C अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा से क्या हो जाएगी? 2ω। ठीक है। तो XC आपका इस प्रकार का सेलेक्ट करना है कि उसकी लोड रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू बहुत कम हो। अब क्योंकि XC की वैल्यू RL से बहुत ज़्यादा कम है तो जो रेक्टिफायर की AC आउटपुट करंट है, यहाँ पर रेक्टिफायर का आउटपुट देखिए IAC प्लस IDC। ठीक है। तो जो AC आउटपुट करंट है रेक्टिफायर की, जिसे हम IAC से दिखा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट कैपेसिटर से ही फ्लो करती है और नेग्लिजिबल AC करंट लोड रेजिस्टेंस से फ्लो करती है। तो और जो DC आउटपुट करंट है रेक्टिफायर की वो लोड रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी क्योंकि कैपेसिटर DC करंट के लिए क्या रहेगा? ओपन सर्किट रहेगा। तो यहाँ पे जो AC कंपोनेंट है वो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस मिल जाएगा और DC कंपोनेंट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा। AC करंट फ्लो करेगी कैपेसिटर से, DC करंट फ्लो करेगी लोड रेजिस्टेंस से। तो ये एक बेसिक सर्किट डायग्राम है कैपेसिटर फिल्टर का। अब हमें इसका एनालिसिस करना है। आप हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर किसी के साथ भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ। ठीक है। तो रेक्टिफायर जहां हमें जैसे ऊपर वाले डायग्राम में तो हमने ये एक ब्लॉक बना के छोड़ दिया, इस रेक्टिफायर की जगह अब हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए रेक्टिफायर, यहाँ तक का डायग्राम तो हमने पढ़ा हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर में। ये हो गया पूरा आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके। और इस हाफ वेव रेक्टिफायर के जस्ट आगे आपने यूज़ कर दिया है कैपेसिटर जो कि लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, इसलिए इस फिल्टर को आप शंट कैपेसिटर फिल्टर भी कहते हो। पैरेलल मतलब शंट। ओके। तो कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाने की वजह से आप इसे शंट कैपेसिटर फिल्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपने एक हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर आपने डिज़ाइन कर दिया। ओके। अब ये जो यहाँ VI है, इनपुट वोल्टेज, जब ये इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होएगी तब कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज करेगा। जब ये नेगेटिव होने लगेगी या इसकी वैल्यू कम होने लग जाएगी तब कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा थ्रू RL। ठीक है। ये इस डायग्राम में हम देखते हैं। ये हमने एक फुल टोटल हमने वेव बना दी, वेव फॉर्म डिज़ाइन कर दी। अब वेव फॉर्म में आप देखिए कि ये कुछ टाइम इंस्टेंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, T1, T2 और T3। फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि जब हमारा जो टाइम है T वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है। ग्रेटर देन ज़ीरो, या आप ये बोल दीजिए कि ज़ीरो से T1 के बीच में है। इस वक्त क्या है? VI आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो डायोड क्या होएगा? फॉरवर्ड बायस। अगर VI पॉजिटिव है तो अगर VI पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस से प्लस P टाइप PN जंक्शन का P टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। तो यही हम लिख रहे हैं कि जब VI पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा
इस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज करेगा थ्रू डायोड। और अगर डायोड हमारा आइडियल है तो कैपेसिटर के वोल्टेज में जितनी इंक्रीज़ हो रही है वो किसके बराबर होएगा, जितना रेट ऑफ इंक्रीज इनपुट वोल्टेज में हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिकल हो जाएगा, वी सी बिकम्स आइडेंटिकल टू वी आई। जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के आइडेंटिकल हो जाएगा यदि आपका डायोड आइडियल है। तो एक चार्जिंग प्रोसेस आपकी कंटिन्यू होती है T1 तक। अब जैसे ही आपकी वैल्यू T से ज़्यादा है, T1 से जैसे ही आप क्रॉस करते हो इस पॉइंट को, T इज़ ग्रेटर देन T1, तो क्या हो रहा है, ये वेव फॉर्म आपकी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। वेव फॉर्म में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू कम होना शुरू हो गई है। तो इस कंडीशन में जो कैपेसिटर है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लग जाता है। अब क्योंकि जो हमने कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किया उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो डिस्चार्जिंग टाइम इंटरवल, जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट RLC दिया जाता है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। अब डिस्चार्ज टाइम अगर आपका स्लो है, डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट अगर आपकी वैल्यू उसकी डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज करेगा टिल T2। यहाँ पर तीसरा टाइम इंस्टेंट आपको दिख रहा है ये T2। ठीक है, तो यहाँ तक T1 से T2 के बीच में हो रहा था कि जब वैल्यू आपकी T इज़ ग्रेटर देन T1 है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू होगा थ्रू RL। और चूँकि कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस जो हमने सर्किट में काम लिए हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर आपका बहुत स्लोली डिस्चार्ज कर रहा है अप टू पॉइंट T2। इस पॉइंट तक आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो लगभग हम एक मान लेते हैं VR, ये डायग्राम में हमने दिखाया है। ये जो डिक्रीज़ आपको दिख रहा है इनके बीच में, ये जो आपने डिक्रीज़ है इसको VR से आप यहाँ डिनोट कर रहे हो। ठीक है, डायोड इस वक्त क्योंकि रिवर्स बायस में है तो ऑफ ही रहेगा। थर्ड कंडीशन ये है कि जब T2 से ज़्यादा है आपका टाइम इंटरवल, T इज़ ग्रेटर देन T2, तो वापस क्या होगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा, वो कंडक्ट करना स्टार्ट होएगा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू डायोड, जो कि आपका T3 तक चलता रहेगा। नेक्स्ट फिर यही प्रोसेस बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की आपकी कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखो टोटल टाइम पीरियड आप कैसे दोगे, एक पूरी साइकिल आपकी कहाँ से कहाँ तक की है, ये एक पूरी साइकिल है यहाँ से स्टार्ट होके इस जगह तक। ठीक है, ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और उसके बाद में एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो टोटल आपका टाइम पीरियड बन रहा है T चार्ज प्लस T डिस्चार्ज इक्वल्स टू T0। ठीक है, अब जैसा हमने बात की थी कि RLC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, RLC की वैल्यू ज़्यादा है मीन्स T डिस्चार्ज की वैल्यू T चार्ज से बहुत ज़्यादा। डायग्राम में भी आप देख ही रहे हो कि चार्जिंग बहुत कम पीरियड के लिए हो रही है, डिस्चार्जिंग इंटरवल आपका ज़्यादा है। ठीक है, चार्जिंग जैसे ये T2 से T3 के बीच में ये चार्जिंग इंटरवल दिख रहा है, चार्जिंग इंटरवल इतना सा ही है, और T1 से T2 तक के बीच में ये पूरा आपका क्या है, डिस्चार्जिंग इंटरवल। तो डिस्चार्जिंग इंटरवल आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो यहाँ हमने कंडीशन लिख दी T डिस्चार्ज इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T चार्ज। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा आपको, T डिस्चार्ज T चार्ज से बहुत ज़्यादा है तो T0 लगभग बराबर हो जाएगा T डिस्चार्ज के। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन लिख दी, T डिस्चार्ज लगभग बराबर है T0 के। ठीक है, अब हम किसी भी ये हमें हमेशा पता रहता है कि चार्ज जितना सप्लाई करोगे और जितना लॉस्ट हुआ है दोनों इक्वल रहेंगे, चार्ज हमेशा आपका सेम रहता है। ये जैसे आप हमेशा बात करते हो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वैसे ही यहाँ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना चार्ज कैपेसिटर के द्वारा लॉस्ट किया हुआ होगा ड्यूरिंग डिस्चार्ज इंटरवल उसको हम दे रहे हैं डेल्टा Q1 से। ठीक है, डेल्टा Q1 इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला सबको पता होता है, चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो डेल्टा Q1 वो आपका डिस्चार्ज इंटरवल के दौरान जो कैपेसिटर के द्वारा अमाउंट ऑफ चार्ज लॉस्ट हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं डेल्टा Q1 इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा VC, या कितना चार्ज हमने बताया था VR से डिनोट कर रहे थे, जितना भी आपका गैप आ रहा था इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया डेल्टा Q1 इक्वल्स टू C इंटू VR। नेक्स्ट है कि इस डिस्चार्ज इंटरवल के दौरान कैपेसिटर अपना जो चार्ज है वो लोड को प्रोवाइड करता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग किसके थ्रू हो रही है, लोड के थ्रू हो रही है। तो जितना भी चार्ज होगा वो किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, लोड को। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज इंटरवल, वो हम देते हैं फॉर्मूला डेल्टा Q2 इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू RL इंटू
टी डिस्चार्ज। या आपको करंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए, करंट की ऐसे देते थे आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो वहाँ से आपका चार्ज की इक्वेशन क्या बन जाएंगी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट यहाँ पे क्या है, आई डी सी, एवरेज करंट की बात कर रहे हैं, और टोटल टाइम पीरियड टी डिस्चार्ज है, पर टी डिस्चार्ज लगभग किसके बराबर है, टी नॉट के। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे पुट कर दिया डेल्टा क्यू नॉट इक्वल्स टू आई डी सी इंटू टी नॉट। अब टाइम और फ्रिक्वेंसी के बीच में हमें रिलेशन पता ही है, तो टी नॉट इक्वल्स टू 1/f होता है, तो वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। डेल्टा क्यू टू इक्वल्स टू मिल गया आपको आई डी सी अपॉन एफ नॉट। अब क्योंकि जितना चार्ज लॉस्ट किया गया है कैपेसिटर के द्वारा वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना चार्ज वो सप्लाई कर रहा है लोड को ड्यूरिंग डिस्चार्ज इंटरवल। तो डेल्टा जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल अगर हम लगाएंगे तो डेल्टा क्यू वन बराबर क्या होना चाहिए, डेल्टा क्यू टू। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डेल्टा क्यू वन बराबर हो गया सी वी आर, डेल्टा क्यू टू है आई डी सी अपॉन एफ नॉट। तो यहाँ से वी आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, वी आर इक्वल्स टू आई डी सी अपॉन एफ नॉट सी। अब ये जो वी आर है वो है पीक टू पीक रिपल वोल्टेज या पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज। अगर सिर्फ पीक रिपल वोल्टेज आपको प्राप्त करना होगा तो क्या होगा, पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2। तो पीक रिपल वोल्टेज दिया जाएगा वी आर अपॉन 2 के द्वारा। अब इसका आउटपुट जो हमने वेवफॉर्म बनाई थी, ये वेवफॉर्म आपने डिज़ाइन की थी, ये लगभग आपको जो आउटपुट में मिल रही है वो एक ट्रायंगुलर वेव मिल रही है। कैसे, कुछ इस प्रकार की वेव ही आपको मिल रही है। ये आपका चार्जिंग इंटरवल हो गया T2 से T3 के बीच में, ऐसे ही T1 से T2 के बीच में आपने डिस्चार्जिंग दिखाया, तो ये लगभग आपको एक ट्रायंगुलर वेव मिलती है। अब किसी ट्रायंगुलर वेव के लिए आरएमएस वैल्यू दिया जाता है पीक अपॉन रूट 3, ठीक है। अगर कोई सिंपल साइन वेव होती तो आप देते थे पीक बाई रूट 2, और अगर ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है तो उसके लिए आरएमएस वैल्यू दी जाती है पीक अपॉन रूट 3। तो इस वेवफॉर्म के लिए अगर आरएमएस रिपल वोल्टेज निकालना रहेगा वी डैश आरएमएस, तो वो दिया जाएगा पीक रिपल अपॉन रूट 3। अब पीक रिपल अभी हमने निकाला कितना था, वी आर बाई 2, तो वो यहाँ हमने पुट कर दिया। तो फाइनली वी डैश आरएमएस बन गया आपका वी आर अपॉन 2 रूट 3। वी आर की वैल्यू भी हमने अभी निकाली थी आई डी सी अपॉन 2 रूट 3। वी आर की वैल्यू कितनी थी, आई डी सी अपॉन एफ नॉट सी, तो वो यहाँ हमने पुट कर दी। तो फाइनली वी डैश आर एम एस की वैल्यू बन चुकी है आपकी आई डी सी अपॉन 2 रूट 3 एफ नॉट सी। अब आई डी सी की वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली वी डैश आर एम एस का हमें ये फॉर्मूला मिल गया। रिपल फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी डैश आर एम एस अपॉन वी डी सी। वो दोनों वैल्यूज़ जब आप यहाँ पुट करोगे तो वी डी सी से वी डी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको रिपल फैक्टर की वैल्यू मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप काम में ले रहे हो तो आर इक्वल्स टू 1/2 रूट 3 एफ नॉट सी आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ दिख रहा है हमें साफ साफ इस फॉर्मूले में कि रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटर फिल्टर को आप कहाँ काम में लोगे, साफ सी बात है हमें रिपल फैक्टर कम चाहिए। तो रिपल फैक्टर कम चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा है अथवा लोड करंट कम है वहाँ पर स्मॉल रिपल फैक्टर प्राप्त करने के लिए आप कैपेसिटर फिल्टर को काम में लेते हो। अब ये सारा हमने पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर की डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था आई डी सी अपॉन एफ नॉट, फुल वेव में एफ नॉट की जगह क्या यूज़ होता है 2 एफ नॉट, तो आपका यहाँ पे यूज़ हो जाएगा 2 एफ नॉट, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू 2 एफ नॉट यहाँ हो गई तो वी आर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी आई डी सी अपॉन 2 एफ नॉट सी, फिर ये वी आर बाई 2 आपका सेम ही चलेगा। नेक्स्ट पीक बाई पीक वी डैश आर एम एस भी आपका ऐसे ही मिलेगा, बस ये एफ नॉट की जगह 2 यूज़ कर रहे हो। तो फाइनली आपके इस फॉर्मूले में आपके चेंज क्या आएगा, 2 की जगह ये 2 इंटू 2 4, तो 1/4 रूट 3 एफ नॉट सी आर एल। पर दोनों में ही रिपल फैक्टर आपका लोड रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे आप कहाँ काम में ले सकते हैं, जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा हो अथवा लोड करंट कम हो। तो ये सारा देखा हमने कैपेसिटर फिल्टर में, जिसको आप शंट कैपेसिटर फिल्टर भी बोलोगे। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू हमने इसका एनालिसिस देखा। रिपल फैक्टर हमें याद रखना है कि इसमें लोड रेजिस्टेंस के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अगर जहाँ इसकी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है या लोड करंट की वैल्यू कम है वहाँ पे हम इसे काम में लेते हैं। थैंक यू सो मच।